এবার দেখো গেছে বোধহয়। হুম, अच्छा ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें मैंने पहले बोला था कि हम लोग ना सबसे पहले डर्टी पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे, वो सिखाएंगे आज। उसके बाद ही हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे, ऐसा मैंने बोला था, तो वही हम करेंगे। देखो, डर्टी पावर सिखाने का मतलब है, जैसे मैंने ये स्टार दे रखा था, ये और एक क्वेश्चन था। मतलब जब हमारे पास कैलकुलेटर में ऐसे होता है कि 2 टू द पावर 1/4 निकालना हो या 1/2 निकालना हो, तो हम लोग वो कैलकुलेटर पे आराम से कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा कि अगर 2 टू द पावर 1/2 का मतलब रूट होता है ना, तो अगर हम लोग ऐसे कर लेते, ये रहा कैलकुलेटर, 2 और उसमें ये लगा लेंगे तो 2 टू द पावर 1/2 आ जाएगा। और अगर हमें 2 बार लगा देंगे तो 1/4 आ जाएगा। लेकिन अगर इसके जगह 2 टू द पावर 1/7 है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में था, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम सिखाएंगे। तो इसका रूल्स क्या है, इसका रूल्स है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 12 टाइम्स रूट। 2 टू दी पावर हम पीछे लिख के कर देते, रूल्स बता देते, इसी रूल्स पे सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। एक बता देंगे तो कोई भी कर सकते हो तुम लोग। 2 टू दी पावर 1/7, इसको कैसे करना है, सबसे पहले करेंगे 12 टाइम्स रूट ऑफ 2। 2 का 12 टाइम्स रूट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे -1, जो भी आंसर आएगा, फिर × 1/7, फिर +1, फिर इंटू ऐसे करके हमें 12 टाइम्स करना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए, वो हमारा लास्ट क्लास में दिया हुआ था, वही वाला आंसर होना चाहिए। दिखाते, यहाँ पर दिया हुआ था, तो वही आंसर आना चाहिए। कहाँ चला गया क्वेश्चन, ठीक है। कितना था, अच्छा इसी में है आई थिंक। 2 टू दी पावर 1/7 का मतलब ये होना चाहिए 1.104090, ठीक है। 1.104090 आंसर आना चाहिए, 1.104090, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब ये हम करके दिखाते हैं कैसे करके करना है, ठीक है। तो अपना अपना कैलकुलेटर लेना है। पहले हम लोग को करना है 12 टाइम्स रूट, किसका, 2 का, ठीक है। तो बेसिकली जो बेस रहेगा उसका 12 टाइम्स रूट करना है, तो 2 का 12 टाइम्स रूट करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा मैंने क्लियर कर दिया, 2 का 12 टाइम्स रूट। तो रूट जो है फंक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स रूट करने से ये अमाउंट आ जाएगा 1.00016923 ऐसे आना चाहिए। पहले देखो ये आ रहा है कि नहीं, अगर कैलकुलेटर है सामने तो ही किया जा सकता है। ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या आंसर आना चाहिए, 1.00169239 ऐसे करके आएगा, 9239 हम पूरा लिख देते हैं ताकि कभी भी देखने से याद आ जाए। 705302, 705302। ये मेरा कंप्यूटर वाले कैलकुलेटर में इतना सारा डिजिट आ रहा है, शायद नॉर्मल कैलकुलेटर में इससे थोड़ा सा कम आएगा डिजिट अगर देखा जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये लो, हाथ लग के क्या हो गया, फिर से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर हो जाएगा -1, -1, -1 करके जितना भी आएगा, ये -1 करके आ रहा है, वो देख देख के लिख देंगे। 1.6923 970 970
5 इस तरीके से डॉट 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 आ रहा है, ठीक है। ई वगैरह मेरे यहाँ पर दिखेगा, तुम लोग के वहां पर ई नहीं दिखेगा, ठीक है। जो तुम लोग का नॉर्मल कैलकुलेटर है उसमें ई नहीं दिखेगा, उसमें कुछ डिजिट तक ही दिखेगा। फिर इंटू करेंगे 1/7, तो 1/7 पावर में जो है वो इंटू होना चाहिए, 1/7। सिंपल कैलकुलेटर में ये कर लेना है तो ये आ जाएगा 2.4। अच्छा मैंने ना शायद उल्टा कर दिया, पहले +1 होना चाहिए उसके बाद -1 होना चाहिए। 1 मिनट रुको, देखते हैं, पहले +1 होना चाहिए। 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा देख लेने दीजिए, मैंने शायद उल्टा कर दिया। अच्छा नहीं, ठीक ही कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। +1 करना है, ठीक है। ये जितना भी आए 2.417 ऐसे, फिर +1 करना, +1, ये आ गया 1.00, 3 बार है, 4 बार 0, 2 4 ऐसे करके, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, इंटू इक्वल टू 1 बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आ गया 1.10 आ गया, ठीक है। तो यही हम लोग को चाहिए था, 1.10, ये आ जाएगा 1.1040, ये आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया 1.104097, ये वाला वैल्यू। तो ये रूल्स हमेशा कोई भी डर्टी पावर हो उस पे अप्लाई होगा। तो रूल्स क्या हो जाएगा, 12 टाइम √2, 2 का मतलब 12 टाइम, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं रूल्स ये हो जाएगा 12 टाइम्स √2, जो कि मेरा बेस है, मतलब बेसिकली 2 नहीं लिख के हम लिख देते हैं बेस, ठीक है। बेस जो रहेगा मेरा, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं ना, तो ये बेस है, ये पावर है, तो बेस का 12 टाइम √ हो जाएगा। फिर -1 करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा, फिर इसमें इंटू करेंगे पावर, पावर में जितना भी रहेगा, जैसे यहाँ 1/7 था तो 1/7 कर दिया, फिर करेंगे +1, फिर इंटू इक्वल टू पेयर में 12 बार करना है, 12 टाइम्स, ठीक है। तो हमें कोई भी पावर का आंसर मिल जाएगा, डर्टी पावर का आंसर मिल जाएगा, तो इस तरीके से करना होगा। तो मैंने एक बता दिया डर्टी पावर में ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर मैंने स्टार लगाया था कि ये कैसे सॉल्व हुआ बता दिया। अब ये यहाँ पर ये वाला भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर 1 + i, ये वाला था ना 1.157625, यहाँ पर था 1 + i होल टू दी पावर 3, तो इसको भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1.157625 टू दी पावर 1/3 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। तो इसका टू दी पावर 1/3 करके सेम तरीके से करना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से हमें करना है, ये हम लोग किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ये डर्टी पावर वाला कंसेप्ट, 2 टू दी पावर 1/7 नहीं, कुछ भी होगा उस पर हम लोग अप्लाई कर लेंगे। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, अभी हम लोग कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक किया था, ठीक है। अब हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला पॉइंट समझेंगे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। हेडिंग करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है।
लेकिन जैसे ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट का रेट अगर देखा जाए वो उसमें चेंजेस हो जाता है। मतलब चेंजेस कैसे होता है, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा कि चेंजेस होता है। अगर इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा कि चेंजेस होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं ऐसे, 10,000 इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम, ठीक है। और मान लेते हैं 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो पहली बार हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,000 इंटू 6% पर एनम है, तो फिर इंटू 6/12 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होने वाला है, ठीक है। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर 300। चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पर 300। 10,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 300। अच्छा, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा अमाउंट कितना बना। तो 10,000 में 300 ऐड होके अमाउंट बन गया है 10,300। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, 10,300 इंटू 6% इंटू 6/12। 6% तो पूरे 1 ईयर का, तो 12 महीने का हो गया 1 ईयर, मतलब तो डिवाइडेड बाई 12 करने का मतलब पर मंथ का, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा। तो 10,300 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 309 रुपीज हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 300 प्लस 309, तो ये हो जाएगा 609, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अब अगर हम लोग इसका इफेक्टिव रेट देखें, ऐसे तो दिख रहा है कि हमें 6% करके इंटरेस्ट मिला है 6 6 महीने में, लेकिन क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट को 1 साल के लिए चेक करें, तो देखो वैसे तो 6% पर एनम है, ईयरली 6% पर एनम है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 300 और 309 करके। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 609 रुपीज हमें टोटल इंटरेस्ट मिला है, कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम लोग का इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, तो ये कैलकुलेट करने से 6.09% आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेट। मतलब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम, लेकिन अगर हम लोग इसका सही तरीके से मतलब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए देखें तो हम लोग का यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा है 6.09%। मतलब अगर 10,000 पे, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग 10,000 पे 6.09% लगा देते हैं तो हमें 1 साल का इंटरेस्ट दिख जाएगा 609 रुपए, जो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग 10,000 पे 6% लगाएंगे, जो कि हमें दिया हुआ है, ये 6.09% पर एनम हुआ, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बोला है, 6% करके था। लेकिन अगर हम लोग 10,000 पे 6% लगाएंगे तो हमें 600 रुपए दिखेगा, 609 रुपए नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 6% है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इसको, मतलब देखो हमें मिला कैसे, 6 6 महीने में मिला है, लेकिन इस चीज को अगर हम 1 साल के हिसाब से बोलना चाहे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं 1 साल में कितना मिला, 609 रुपए, कितना पैसा लगा के मिला, 10,000 रुपए, तो मेरा इंटरेस्ट रेट हो गया 6.09, जो एक्चुअली देखने में लग रहा है 6%। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पहली बार इंटरेस्ट तो इनिशियल या प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है, और उसके बाद जब भी इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें कैसे मिलता है, वो हमें जो है टोटल मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे मिलता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे मिलेगा। 1 मिनट रुको के
ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग फॉर्मूले में कैसे देखेंगे? फॉर्मूले में ऐसे हो जाता है, दो फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हमें कैसे करना पड़ेगा, मतलब क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, आई इक्वल टू पीईटी से भी होता है, और ऐसे भी होता है E इक्वल टू 1 + I होल टू द पावर n-1, ऐसे भी होता है। ठीक है, यहाँ पर I का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, P का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, T का मतलब हो गया टाइम, E का मतलब हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो E का मतलब है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, N का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन, I का मतलब एडजस्टेड इंटरेस्ट, एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन। अब हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट अवेलेबल है तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। सॉरी, आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, पता नहीं आज सुबह से क्या हो रहा है। एक बार करके क्लास भी देरी हुआ स्टार्ट करनी है, और स्टार्ट हुआ तो कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, देखते हैं जितना हो पाता है आज। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन, ये हो जाएगा मेरा पर एनम। ठीक है, एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। अब अगर मेरे क्वेश्चन में पी अवेलेबल है तो मुझे ये यूज करना चाहिए। अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा है पता है? अभी मैंने ये जो दिखाया, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये पी है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोगों का हो गया जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये सॉरी, ये हम लोग का इंटरेस्ट अमाउंट है, ये पी है, मतलब I/P और इंटू 100। ठीक है, ये करने से हमें जो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जा रहा है। यहाँ पर टी का एप्लीकेबल कर लिया गया है, टी को अप्लाई करके यहाँ पर निकाला गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इसका ई का मतलब क्या हो जाएगा? ई का मतलब हो जाएगा हम लोग का आई डिवाइडेड बाई पीटी। ठीक है, आई डिवाइडेड बाई पीटी करेंगे तो हो जाएगा। या फिर अगर हमें अमाउंट पता है तो बिना फॉर्मूले के हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब देखने में 6% जरूर लग रहा है कि 6% 6 महीने में मिलने वाला है, मतलब 6% एक साल में, मतलब बेसिकली 3% करके मिल रहा है। अगर हम लोग इसको 3% करके भी निकालेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा। ये देखो 10,000 3%, 3% क्यों किया? क्योंकि 6% एक साल में, तो फिर आधे आधे साल में 3-3% करके, तो फिर ये यहाँ पर टाइम कितना, यहाँ पर टाइम हो जाएगा, यहाँ पर ये 300 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 3% करके अगर हम लोग करेंगे, मतलब जो फॉर्मूला लास्ट क्लास में सीखा था उसके हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू पी इंटू 1 + I होल टू दी पावर n। तो वैसे करेंगे तो भी हमारा 609 ही आ जाएगा। कैसे आएगा? ये रहा ए, प्रिंसिपल कितना है 10,000, आई का मतलब होता है एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट हमें कैसे मिलेगा? हमें एक साल में 6% देने का मतलब हो गया कि 6 महीने में 3
15% करके मिलेगा, ठीक है। और इन का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, यही सारी चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम मतलब एक साल में कितना बार कन्वर्जन होगा, तो एक साल में कितना बार कन्वर्जन होगा, एक साल में 2 बार कन्वर्जन होगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। नंबर ऑफ कन्वर्जन मतलब कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने पे हम बता देते हैं कितना आएगा। ये टोटल अमाउंट आएगा 10,300 बनना था, 309 ऐड करके 10,609 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू इंटू 10,000, तो ये हो गया 10,609। तो ये फॉर्मूले से भी डायरेक्ट हो जाएगा, जो लास्ट क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीख के हम लोगों ने क्वेश्चन, इंटरेस्ट कितना हुआ 609। तो 609 का मतलब 6% करके नहीं, उससे ज्यादा हो रहा है। ज्यादा इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये कंपाउंडिंग होता है, पहली बार तो प्रिंसिपल पे मिलेगा, उसके बाद जो अमाउंट बनता है उस पे मिलता जाता है, इसी वजह से। तो इस रेट को ही हम लोग बोलते हैं कि भाई इफेक्टिवली मुझे कितना मिल रहा है। इफेक्टिवली अगर मुझे 609 मिला है तो इंटरेस्ट रेट, अगर इसको हम नॉर्मल कैलकुलेट करें नॉर्मल इंसान की तरह, कि 609 मुझे 10,000 के ऊपर मिला है एक साल के लिए, तो मेरा 6.09% आएगा। ये दोनों फॉर्मूले में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर मेरे क्वेश्चन में प्रिंसिपल अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, तो ये यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है देन हम लोग को ये वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा होगा। अब इसी का क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो गया ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 तो बोल रहा है 5,000 इज इन्वेस्टेड इन टर्म डिपॉजिट स्कीम दैट फेचेस इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो 5,000 इन्वेस्ट किया है टर्म डिपॉजिट में। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है एक समय के लिए डिपॉजिट किया है, दैट फेचेस इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोगों ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है। पहले इन्वेस्ट अमाउंट को हम लोग पी बोलते हैं, हम लोगों ने 5,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 5,000 इन्वेस्ट किया है, ये पी हो गया। अब कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है वो तो नहीं बोला है, वट अच्छा व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। अच्छा हम लोगों ने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है, इस पैसे को हम लोगों ने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है। बोल रहा है कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल बाद, और इसके साथ और क्या बोल रखा है यहाँ पर, बोला है कि 6% एनु पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो है हम लोग का 6% पर एनम। और कंपाउंडिंग कैसे होगा, क्वार्टरली। कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, हर क्वार्टर में मिलेगा। तो पूरे एक साल में कितना क्वार्टर होता है, एक साल में हमारा 4 क्वार्टर होता है, 3 3 मंथ्स का, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 ये एक क्वार्टर हो गया, फिर 1 2 3 मंथ्स ये एक क्वार्टर हो गया, 1 2 3 मंथ्स ये एक क्वार्टर हो गया, 1 2 3 मंथ्स ये एक क्वार्टर हो गया, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर इतना सारा क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब इतने जो है हम लोग का 4 क्वार्टर हो गया। तो हमें क्या करना है, बोला है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब फॉर्मूला क्या था हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। तो हम लोग पहले ए निकाल लेंगे, पी कितना है 5,000। आई कैसे होता है, आई का मतलब होता है एडजस्टेड इंटरेस्ट। तो यहाँ इंटरेस्ट एडजस्ट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमें कितना बार मिलेगा, जैसे 3 महीना कंप्लीट होगा एक बार, आफ्टर 3 मंथ्स एक बार, आफ्टर 3 मंथ्स एक बार, आफ्टर 3 मंथ्स एक बार, मतलब पूरे साल में 4 बार मिलेगा। अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली बट रहा है तो पूरे एक साल में हमें 4 बार मिलेगा, ठीक है। तो अगर 4 बार मिलेगा तो इंटरेस्ट कितना होगा, 6%। अगर मुझे एक साल में दिया जाएगा 12 महीने में, और ये मुझे 6% ही दिया जाएगा, लेकिन देने का तरीका क्या है, मुझे 4 बार में मिलेगा। तो 6% को अगर हम लोग 4 बार में देना चाहते हैं या हमें मिलेगा, तो फिर कितना परसेंट करके मिलेगा, डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 1.5%, ठीक है। 1.5% क्वार्टरली, मतलब ये 3 क्वार्टर में 1.5%, फिर उसके बाद 1.5%, फिर उसके बाद 1.5%, फिर उसके बाद 1.5%, ठीक है। तो मेरा यहाँ इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 1.5%। एन का मतलब क्या था, एन का मतलब था टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो टी यानी समय, समय कितना है, एक साल का इन्वेस्टमेंट है, कितना सारा कन्वर्जन है पूरे साल में, कन्वर्जन मतलब ये जितने बार हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिले, हाँ, तो ये 4 हो जाएगा टू दी पावर। तो देखते हैं कितना आता है।
अब ये कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। 1.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 2 3 4 इंटू 5000, 5306.817 ऐसे है। तो हम लोग 81 के बाद 7 है, तो क्यों ना हम इसको 2 कर ले अप्रोक्सीमेशन करके, 82 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हमें पूछा था इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, तो हम लोगों का इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 5306.82 रुपीज 5000 लगा के, तो फिर 306.82 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं कि सही हुआ है कि नहीं। हाँ, 306.82 रुपीज तो ये हो गया। फिर हमें पूछा था व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर वैसे तो दिख रहा है कि 6% साल में मिलेगा, लेकिन ना उससे ज्यादा ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जितना बार कंपाउंडिंग होता है ना, तो हमारा इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे देखो, यही वाला क्वेश्चन मेरा अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता कि मुझे 6% करके 6 6 महीने में मिलेगा, मतलब 6% पूरे साल में, लेकिन जो है वो 3 3% करके मिलेगा, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आता है पता है? यहाँ भी 300 आता है, यहाँ भी 300 आता। क्यों? क्योंकि हर बार मुझे 10,000 पे ही मिलता। ये 6%, 6/12 उसमें भी होता, लेकिन यहाँ पर जैसे 10,300 पे हुआ, ये स्कोप हमें नहीं मिलता, क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या होता है, कंपाउंडेड अमाउंट जैसे ही मिल जाता है उस पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। लेकिन सिंपल पे क्या होता है, ऑलवेज प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिव रेट वहां पर नहीं आता है, क्योंकि वहां पर इफेक्टिव रेट उतना ही रहेगा जितना जो है नॉर्मली दिख रहा है हमें, उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखता। अब यहाँ पर हमें बोला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, अब हमारे पास ना दो फॉर्मूला है। एक तो ये वाला है I इक्वल टू पीईटी, जहां से मुझे ई निकालना पड़ेगा, ई फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आई बाई पीटी निकालना पड़ेगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ई इक्वल टू 1 + I होल टू दी पावर n -1। अब इसमें से कौन सा मुझे करना है, तो देखो, इसमें इस क्वेश्चन में ई का आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट अमाउंट, तो मुझे वो पता है 306.82, ठीक है। पी भी मुझे पता है 10,000, और टी समय जो है ये है हमारा 1 ईयर। तो इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, और शायद इधर पास वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसमें भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर करके देखते हैं कितना होगा। 306.82 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये इतना आ गया, इंटू 100 करना पड़ेगा। ये आई इक्वल टू पी ई टी, टी मतलब टाइम, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आंसर तो आया नहीं, ठीक है, देखते हैं इसमें भी आना चाहिए, आया क्यों नहीं। इसमें एक बार पुट करके देखें। आई का मतलब एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, वो कितना आया था 1.5%, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन, जो कि मेरा 4 आया था, ठीक है, -1। इसमें देखते हैं क्या आंसर आता है। इसमें क्यों नहीं आया, इसमें भी आना चाहिए, शायद मैंने कुछ गलत कर रखा होगा, देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें आ जाएगा, देखिए, उसमें भी देख लेंगे आ क्यों नहीं रहा। 234 -1, तो ये आ गया ई फॉर 0.06136 ऐसे आ रहा है, इंटू 100 कर लेंगे तो फिर परसेंटेज में आ जाएगा 6.136 ऐसा, ठीक है। ये वाला आंसर होना चाहिए। और एक तरीके से भी हो जाएगा बिना फॉर्मूले के, जो मैंने सिखाया था। कैसे हो जाएगा कि हम लोगों को कितना इंटरेस्ट मिला, 306.82, बिना फॉर्मूले के हो जाएगा। आउट ऑफ कितने इन्वेस्टमेंट में मिला, 5,000 पे मिला, इंटू 100 कर लेंगे तो भी मेरा यही वाला आंसर आएगा। डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 100, 6.1364%, ठीक है। यहाँ भी 4 आ रहा है, वो मैंने पूरा लिखा नहीं इस वजह से, तो ये आ जाएगा। लेकिन ये वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं हुआ, इस पे भी होना चाहिए। हम एक बार देखते हैं कि यहाँ किया हुआ है कि नहीं, मैंने क्या गलती किया है, तो वो मुझे मिल जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ ये तो निकाला है 306.82 डिवाइड, ओ मैंने 10,000 लिख दिया। मैंने वो जो एग्जांपल लिया था गलती से 10,000 लिख दिया ना, प्रिंसिपल तो मेरा 5,000 है भाई, हम बोल रहे हैं आना तो चाहिए। तो अब करके देखते हैं, 306.82 डिवाइडेड बाई 5,000, ये जितना भी आ गया सेम वही आ गया, इंटू 100 कर लेंगे तो हमें परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा।
6.1364%। ठीक है, तो तीनों तरीके से निकल गया। बाकी अगर मेरा ऐसा मिल जाता है तो हम फॉर्मूले का जरूरत क्या है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना, हमें ऐसा डेटा दिया हुआ रहेगा कि बिना फॉर्मूले के हम लोग कर नहीं सकते। तो ये ऐसा क्वेश्चन था कि नॉर्मल भी निकल गया जैसे मैंने बोला, और दो फॉर्मूला जो हमें गिवन है हमारे पास, उससे भी बन गया, दोनों के दोनों फॉर्मूले से बन गया। अब सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जरूरी नहीं है, ठीक है, कभी कौन से फॉर्मूले से होगा, कभी कौन से फॉर्मूले से होगा। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सभी तरीके से इन्होंने भी दिखा रखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 23, इसमें क्या बोला। एग्जाम्पल 23 इसमें बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने बोला है, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज डिपोजिटेड इन ए बैंक फॉर 1 ईयर। 20,000 अगर एक साल के लिए बैंक में डिपोजिट हुआ है और रेट है 8% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मतलब ऐसा है कि ये एक साल का इन्वेस्टमेंट मैंने दिखा दिया, ठीक है, ये समय कितना है, ये 1 ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं 2। हम लोगों ने कितना अमाउंट डिपोजिट किया है, अमाउंट जो डिपॉजिट किया है वो है हम लोग का 20,000, ये पी हो जाएगा। 20,000 हम लोगों ने डिपॉजिट किया है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट जो पर एनम है 8% पर एनम, 8% पर एनम। लेकिन मिलेगा कैसे, एक साल में 8% मिलेगा ऐसा बोला हुआ है, लेकिन क्या एक साल के बाद ही पैसा मिलेगा, वो तो कंपाउंडिंग क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोल रहे हैं कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब दिया जाएगा कैसे, सेमी एनुअली का मतलब होता है आधा साल, मतलब 6-6 महीने के गैप में दिया जाएगा। मतलब ये इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। मतलब मुझे 8% दिया जाएगा लेकिन 6 महीने के गैप में दिया जाएगा। तो अगर 6 महीने के गैप में 8% दिया जाएगा तो 8 8 तो 16 हो जाएगा, वैसा थोड़ी होता है। तो इसीलिए तो एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा आई, आई जो है एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, तो फिर मुझे 4-4% देगा, ठीक है। 4-4% 6-6 महीने में देगा, तब ना जाके 8% होगा। तो यहाँ पर सेमी एनुअली का मतलब ऐसे डिवाइड करना होता है। ये सब ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन भर भर के प्रैक्टिस किया था, इस पे टेबल वगैरह सारा चीज बनाया था हम लोगों ने। अच्छा, अब हमें पूछा है कि निकालना क्या है, बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम लोग का कितना होगा, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पहले ए निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ए निकाल लेंगे, पी दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000, वन आई कितना है 4%, और एन कैसे निकालते हैं, एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो टी कितना है, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ, एक साल के लिए। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, पूरे एक साल में कितना बार कन्वर्जन, यानी कितना बार इंटरेस्ट मिलता है, 2 बार, 6-6 महीने में, तो एक साल में 2 बार हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 6 6 महीना आएगा। तो यहाँ पर हो गया 2, तो 2 दी पावर 2 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना होता है। तो 4/100 +1 इंटू इक्वल टू इंटू 20,000, 21,632, ये हम लोग का हो गया ए। तो फिर इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 21,632 रुपीज टोटल मिला है 20,000 इन्वेस्ट करके। तो जो एक्स्ट्रा मिला है वही मेरा इंटरेस्ट है, तो 1632 इंटरेस्ट हो गया। और इसके बाद मुझे बोला था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, बिना फॉर्मूले के निकाल लेते हैं। इतना इंटरेस्ट मिला है कितना इन्वेस्ट करके, 20,000 इंटू 100 करने से पता चल जाएगा कि कितना होगा। अच्छा, ये हाँ 1632 ही होगा, डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, 8.16%, ठीक है। तो देखने में तो 8% लग रहा है, लेकिन 0.16% हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो कंपाउंडिंग के वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर हम लोग का कितना है, 1632 8.16%। इन्होंने भी दो तरीके के फॉर्मूले वगैरह लगा के किया है, मैंने नॉर्मली कर दिया, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, मैंने दिखाया पहले वाले क्वेश्चन में, तो जैसा ठीक लगे कर सकते। अब एग्जाम्पल 24 देखते हैं इसमें क्या बोला है।
व्हाट इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन से स्कीम में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम लोग बैंक वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक हमें अलग अलग बताता है, देखिए हमारा ये स्कीम चल रहा है, वो स्कीम चल रहा है। तो अगर हमें ये वाला कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रही है अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्कीम जो है हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो हम लोग को खुद डिसाइड करना है यहाँ पर कि कौन सा स्कीम हमारे लिए बेनिफिट है। तो एक बोल रहा है 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, और एक बोल रहा है 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो दो स्कीम है। 3% पर ईयर, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3% पर एनम, पूरे साल में 3% मिलेगा। लेकिन क्या ऐसे मिलेगा कि एक साल खत्म हुआ 3%? नहीं, बोल रहा है कैसे करके मिलेगा, हर मंथ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है मंथली, कंपाउंडेड मंथली। तो पूरे 12 महीने में कितने सारे मंथ होंगे? एक साल में 12 12 मंथ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हमें 12 टाइम्स जो है इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 12 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर इसके हिसाब से तो हम लोग का यहाँ पर आई जो है वो कितना हो जाएगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। 3% एक साल में मिलेगा, तो हर मंथ में कितना मिलेगा? तो 3% अगर एक साल में मिलेगा, तो एक साल यानी 12 महीने, 12 महीने में 3%, तो एक महीने में कितना, 3 डिवाइडेड बाई 12 करने से पता चल जाएगा, 0.25% करके हमें मिलेगा। ठीक है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर टी कितना है, एक साल का इन्वेस्टमेंट है, कितना बार कन्वर्ट होगा इंटरेस्ट हमारा, 12 बार। ठीक है, 12 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा। नंबर ऑफ कन्वर्जन का मतलब वही होता है। अब हमें इस क्वेश्चन को अगर समझना है तो हमें कोई एक अमाउंट का एग्जाम्पल खुद से ले लेना चाहिए। मान लेते हैं कि हम लोगों ने 100 रुपए अगर इन्वेस्ट किया इस स्कीम में, तो वो कितना बनेगा वो चेक करेंगे। फिर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हम लोग दूसरे स्कीम में चेक करेंगे, जिसमें हमारा बेनिफिट होगा हम लोग वही वाला चूज करेंगे। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर ए निकालते हैं कि अगर हम लोग इस स्कीम में जाते हैं तो हमारा ये 100 रुपए कितना बन जाएगा फ्यूचर में। तो ये 100 रुपए आई जो है ये हम लोग का 0.25% है, टू दी पावर एन यानी कि 12। 0.25 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज का मतलब +1 हो गया, और मुझे ये 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इंटू 100। तो ये हो जाएगा 103.04, ऐसे आएगा। ठीक है, इतना रुपए हमें मिलेगा अगर हम लोग ये वाला स्कीम जो है अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम लोग ये वाला स्कीम अडॉप्ट करें तो क्या होगा, दूसरा स्कीम क्या था, बोल रहा है कि और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, या फिर सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा 3.2% पर एनम। ठीक है, 3.2% पर एनम हमें सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कंपाउंडिंग नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं बोलेगा कि कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा पी हो गया 100। ठीक है, मुझे ये पता करना है कि मेरा आगे जाके अमाउंट कितना होगा। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीखे थे एकदम स्टार्टिंग में ही, तो आई इक्वल टू पी आर टी निकालेंगे पहले कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग 100 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं 3.2% पर एनम बेसिस पे एक साल के लिए, तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 इंटू 3.2, 3.2 रुपीज हो रहा है। ठीक है, 3.2 रुपीज हो रहा है। अच्छा, अब इसको ऐड करते हैं, ए हो जाएगा 100 + 3.2, तो 103.2 हो गए ए। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग का किस में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ये देखो 103.20, तो 20 पैसा, यहाँ पर 0.04। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कम से कम इतना 103 ही मिल रहा है, हमें जो अमाउंट हो रहा है या 103.04 हो रहा है, यहाँ पर इतना हो रहा है, फिर भी 20 पैसा, यहाँ पर 0.04 पैसा। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमें कौन सा जो है लेना चाहिए, हमें फिर 3% पर ईयर जो है ये वाला
लेना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो जाएगा। इसको और एक तरीके से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? हम लोग इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे इधर वाले का, क्योंकि कंपाउंडिंग का ही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, उससे भी पता चल जाएगा। अगर हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया 3.04, क्योंकि 100 रुपए लगा के 103.04 आया, डिवाइडेड बाई 100 × 100, तो फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 3.04%। मतलब अगर हम लोग पूरे साल का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी निकाल लेते हैं कि ये 3% तो देखने में है, लेकिन एक्चुअली तो 3% होता नहीं, तो एक्चुअली कितना हो रहा है पूरे साल में 3.04%, तब भी हमारा 3.2% से कम है, तो तब भी मेरा यही रहेगा। तो आंसर तो मेरा सेम ही आएगा, लेकिन हम लोग दो कंसेप्ट से इसे चेक कर सकते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी चेक कर सकते हैं, नॉर्मली भी चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे 3.2% इज मोर देन 3.04%, देन 3.2% per annum simple interest is better than 3% per annum compounded monthly। ठीक है, तो कंपाउंडेड मंथली जो है 3% पर एनम, उससे हमारा ये वाला बेटर है। या फिर हम लोग ये कंपेयर करके भी बोल सकते हैं कि हमारा टोटल अमाउंट इसमें 100 पॉइंट, ये भी बोल सकते हैं कि 103.20 इज मोर देन 103.04, सो 3% पर एनम इज बेटर ऑप्शन। तो हमारे लिए ये बेटर ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, अब एक्सरसाइज 4B में आ गए हम लोग। एक्सरसाइज 4B करते हैं। बोल रहा है कि P1000 R 5% पर एनम इन फोर व्हाट इज द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट उसका क्या होगा, तो A इक्वल टू P इंटू 1 + I होल टू दी पावर n, इस फॉर्मूले में हमें लगाना है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं क्या अमाउंट कितना बोल दिया। P1000 है, R 5% है, R मतलब यहाँ पर I 5% और n 4 बता दिया था, तो कैलकुलेट करके देख लेंगे। 234 1215.50, ये हो गया मेरा अमाउंट। और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 215.50, ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो ये 1215, ये 2, ये ऑप्शन ए से आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए से हमारा आंसर आ गया कि कितना होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, तो देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है। इसमें बोला है कि 100 विल बिकम्स आफ्टर 20 ईयर्स 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। तो 100 20 साल बाद 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना होगा वो अमाउंट कितना है। मतलब क्वेश्चन ऐसे बोला है कि आज हम लोग 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 20 साल बाद यानी कि ये हो जाएगा टी। ठीक है, 20 ईयर्स टी हो गया, और आई मुझे बोला है 5% पर एनम, मेरा अमाउंट कितना होगा ये बता दें के लिए बोला है। तो A इक्वल टू P इंटू 1 + I होल टू दी पावर n। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कंपाउंडेड कैसे, कुछ नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोलता है तो कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं P का वैल्यू 100। तो अगर मुझे एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है तो हर साल 5% करके मिलेगा, तो आई भी मेरा 5% रहेगा। एन का मतलब क्या हो जाता है, एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो एक साल में कितना बार कन्वर्जन होगा। अगर ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा तो एक ही बार मिलेगा। कितने साल का इन्वेस्टमेंट, 20। 20, तो टू दी पावर 20। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना होगा 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 +1, ये आ गया इंटू 20 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस सही होना चाहिए काउंटिंग मेरा।
काउंटिंग हाँ सही आया मुझे लग रहा है। 265.329, हम इसको 33 कर लेते, ठीक है। अच्छा हमें पूछा था ए कितना होगा कि इंटरेस्ट, याद नहीं है मुझे, देखते हैं। अच्छा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछा था, ठीक है। 100 विल बिकम्स आफ्टर 20 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। यहाँ पर देखो, यहाँ ना बोला नहीं है कि एक्चुअली पढ़ के ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ए निकालने बोला है कि इंटरेस्ट बोला है। 100 will become after 20 years at 5% per annum compound interest of, कितना हो जाएगा। तो आंसर देखो क्या है, 250 है, 205 है, 165.33 है, नन ऑफ दिस है। तो इसका मतलब ना हमें इंटरेस्ट ही निकालने बोला है। कैसे पता चला, देखो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा 265.33 माइनस अगर हम लोग 100 करेंगे ना तो देखो 165.33 हो जाएगा। तो कभी कभी ना ऑप्शन देख के भी हमें समझना पड़ता है कि एक्चुअली हमें बोला क्या, क्योंकि क्लियरली कुछ बोला नहीं है। तो ऑप्शन सी से हमारा ये बिल्कुल मैच हो जाता है, ठीक है। तो 265 तो अमाउंट है, और अमाउंट का आंसर देखो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दिस है, मतलब पहले उस पर टिक मत कर दो, थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोल रहा है कि निकालना क्या है, तो अब देखो सारा चीज तो बताया हुआ है, दो ही चीज निकल सकता है, या तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर हमारा जो है अमाउंट कितना होगा ये, या फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इफेक्टिव होगा तो वो तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा कि ये निकालने के लिए बोल रहा है। बाकी क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन है उससे हमारा दो ही चीज निकल सकता है, या तो अमाउंट निकल सकता है या तो इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट, क्योंकि कोई चीज क्लियरली नहीं बोल रखा है। तो हम लोग दोनों पे एक बार ट्राई करेंगे। तो हम लोग का अमाउंट तो ये आया जो ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो लग रहा है कि नन ऑफ दिस होगा। नहीं, पहले इंटरेस्ट भी देख लो ना, तो इंटरेस्ट के साथ मैच हो गया, तो इसका मतलब आंसर हम लोग का सी हो गया। अच्छा अब हम लोग थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, ठीक है। हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितना होगा अगर नॉमिनल रेट है 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। बताते हैं, मतलब एक इंटरेस्ट रेट बता रखा है जो कि है 3% पर एनम, 3% पर एनम, मतलब साल में 3% इंटरेस्ट रेट होगा ऐसे बोल रखा है। लेकिन पेबल हाफ ईयरली है, मतलब ये हमें 6 मंथ्स में ये 3% मिलना चाहिए। तो अगर 3% मुझे 6 मंथ्स में मिलेगा, जो कि पूरे साल में 12 महीने में 3% है, तो 6 मंथ्स में कितना होगा, 3% का आधा यानी 1.5%। 1.5% हम लोग को बोला है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। बस इतना सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 3% पर एनम है, लेकिन पेबल है कंपाउंडिंग, या पेबल ऐसे बोला जाता है कि पेबल कैसे है, हाफ ईयरली है, ठीक है। तो 1.5% हमें ई निकालने के लिए बोला है इफेक्टिव रेट। अब देखो, क्योंकि मैंने जो बोला था बिना फॉर्मूले के हम लोग जो निकाल सकते हैं, उसके लिए मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने जो बिना फॉर्मूले के सिखा है उससे तो नहीं निकल सकता है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर ये बिना फॉर्मूले के जो सिखाया, उसके लिए मुझे इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए और प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं निकलेगा। अगर हम इसके हिसाब से निकालना चाहिए, उसमें भी मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, ठीक है, फिर इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए, तभी जाके निकलेगा। तो फिर हम लोग कौन से वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये ई वाला फॉर्मूला। तो इसीलिए मैंने बोला कि सारा फॉर्मूला ही ना हम लोग को याद रखना है, पता नहीं कब कौन सा फॉर्मूला हमारे काम आ जाए, तो हमें ये वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो E इक्वल टू 1 + I होल टू दी पावर n, E इक्वल टू 1 + I होल टू दी पावर n-1, ठीक है। E मतलब इफेक्टिव रेट, वन फॉर्मूले में है, I का मतलब एडजस्टेड इंटरेस्ट जो कि 1.5% आएगा, n का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो एक साल में कितना कन्वर्जन, T इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो अगर मुझे सेमी एनुअली इंटरेस्ट दिया जाएगा तो एक साल में 2 बार मिलेगा, जितना बार मिलेगा उसी को कन्वर्जन बोलते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए दिखा है, तो समय यानी टी मेरा 1 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू -1, 0.030225, 3.0225% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ ये हम लोग का मैच, 3 पॉइंट, ये रहा ऑप्शन सी के साथ मैच।
मतलब एक्चुअली हमें मिल रहा है तो इंटरेस्ट देखने में लग रहा है 3% एक साल में, लेकिन देखा जाए इफेक्टिवली तो एक साल में 3.0225% हमें मिलेगा, एक्स्ट्रा थोड़ा मिल ही जाता है। जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट उतना ज्यादा होगा। जितना इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से हमारा जो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है। फोर्थ नंबर में देखो क्या बोला है, ये जो है ये डेप्रिसिएशन पे बेस्ड है क्वेश्चन। बोल रहा है कि ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, तो मशीन डेप्रिशिएट कैसे हो रहा है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मशीन का वैल्यू कम हो जाना। जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है, अगर हम लोग के पास जैसे आज के डेट में सबके पास मोबाइल तो होता है, ये कॉमन बात है। ठीक है, तो एक मोबाइल खरीद लिया है 50,000 रुपए से। ठीक है, अब ये मोबाइल जो है जब हम लोग 2-3 साल बाद यूज करने के बाद अगर बेचने जाएंगे तो थोड़ी ना 50,000 मिलेगा, इसका वैल्यू हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 5,000 मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो कम क्यों मिला? क्योंकि हम लोगों ने यूज किया तो वो पुराना हो गया, पुराना हो गया तो उसका वैल्यू गिर गया। तो वैल्यू के गिरावट में, एसेट के वैल्यू के गिरावट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया है 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब है जो हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है वो बचे हुए वैल्यू पे लग रहा है। मतलब डेप्रिसिएशन का ना बहुत सारा मेथड होता है। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट सेम होता है, वैसे डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जहां पर सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर बार लगता है। जैसे सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, सेम अमाउंट WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसपे ये क्वेश्चन है, वहां पर हमारा कैसे होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक एसेट का वैल्यू 100 रुपए, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम, हर साल उसका वैल्यू 10 रुपए से कम करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एसेट का वैल्यू 10 रुपए कम होगा? ये एस्टिमेटेड होता है, हमें समझ लेना पड़ेगा कि हाँ ये मोबाइल जो है अब ये 50,000 का खरीदा था, एक साल बाद इसका वैल्यू मुझे जो लग रहा है ये हो चुका है 42,000 का। ठीक है, ये हमें खुद से समझना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर हम लिख देते हैं 10, मतलब खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई मेरा ऐसे कितना यूज हुआ, तो अब ये कितना खराब हो गया, कितने में बिक सकता है। तो ये 90 हो गया। फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर मतलब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इंटरेस्ट बोल रहा है एक्चुअली, यहाँ डेप्रिसिएशन आ गया तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 90 पे 10%, तो 9 हो जाएगा 90 पे 10%। फिर ये हो जाएगा 81। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। फिर 81 पे लगेगा 10%, मतलब 8.1, तो एसेट का वैल्यू और कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग या WDV एक ही बात है। ठीक है, ये बोल रहा है 20% करके एसेट का वैल्यू डेप्रिशिएट होगा, मतलब यहाँ पर डेप्रिशिएशन का रेट है 20%। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हम बोल सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जो डेप्रिशिएशन का रेट है वो अगर 20% है ऑन रिड्यूसिंग मेथड, का नाम इन्होंने क्या लिख रखा है वही लिख देते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, और द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 1 लाख, तो मशीन जो खरीदा गया था, मतलब पी बोल सकते हैं प्रिंसिपल यानी ओरिजिनल कॉस्ट, तो 1 लाख का मशीन खरीदा गया था, अब उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग ना इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे थे, तो इंटरेस्ट का हमेशा वैल्यू, इंटरेस्ट जो है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ता ही है, चाहे हमें किसी को देना हो चाहे हमें किसी से मिलने वाला हो। ठीक है, जैसे मैंने किसी से 100 रुपया लिया, उसने बोला जब लौटाओगे तो 110 देना, तो मुझे 10 रुपए जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए भी 10 रुपए वो जोड़ेगा कि मैंने 100 रुपए दिया मुझे 110 मिला। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट का वैल्यू कम होता है, तो यहाँ पर जो है कम होगा वैल्यू, मतलब जो रेट है वो मेरा माइनस होगा। ठीक है, जैसे 10% का जो वैल्यू है वो मेरा माइनस हो रहा है। तो 1 लाख का एसेट पे 20% करके यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब बोल रहा है इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू 30,000। अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग इसको बेचेंगे, ठीक है, तब इसमें हमें 30,000, जैसे मैंने अभी बोला ना कि 50,000 का मोबाइल मान लेते 5 साल बाद 5,000 में बिकेगा, ये एस्टिमेटेड है, हमें भी नहीं पता कितने में, तो ये 5,000 को बोलते हैं स्क्रैप, मतलब रद्दी, रद्दी के भाव पे जाएगा। तो 1 लाख का चीज 30,000 हो जाएगा 20% करके, अगर इसका वैल्यू में गिरावट होता है तो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या होगा कि कितने दिन में ये होगा, शायद इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन। हाँ, तो हमें ये पूछा है कि कितने दिन में ये चीज हो सकता है, तो ये टी पूछ रखा है, लाइफ ऑफ मशीन। ठीक है, अब ये स्क्रैप को हम लोग यहाँ पर
पर मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे इसको पी से डिनोट कर सकते हैं कि इतने रुपए से खरीदा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, आई से डिनोट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट हो गया। और ये जो स्क्रैप है, इस ये बचा हुआ वैल्यू, इसको हम लोग ए बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगा, a इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आई होल टू दी पावर एन। अब मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि बाकी जगह पे इंटरेस्ट का बात होता है तो इंटरेस्ट ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, एसेट का वैल्यू कम होते जाएगा। तो हम लोग को निकाल के क्या देना है, टी निकाल के देना है, ठीक है। तो ए मुझे पता है, ए कितना है, ए है मेरा 30,000, पी भी मुझे पता है 1 लाख, और ये है 20%, ठीक है। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पर एनम ही लगाना है तो मुझे इसको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, टू दी पावर एन। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आता है, 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, और ये हो जाएगा 0.8, 20% का मतलब ये देखो 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.2 माइनस 1 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है, टू दी पावर एन। अब ये 30,000 बाई 1 लाख आई थिंक 0.3 आएगा, देख लेते हैं, 30,000 डिवाइडेड बाई 1, ये देखो 0.3 आ जाएगा, ठीक है। 0.3 इक्वल टू 0.8 टू दी पावर एन, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करें, तो इसको हम लोग ट्रायल एरर करके सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायल एरर का मतलब क्या है, 0.8 टू दी पावर एन और 0.3 ये बराबर दिया, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं ना कि दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो अब मुझे एन निकालना है ना, मुझे तो एन निकालना है कि मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो रहा है, फिर वहीं से हम टी भी निकाल लेंगे। तो अब देखो मुझे ये देखना चाहिए कि 0.8 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 0.3 आएगा, तो ही ना मुझे आंसर मिल जाएगा। ये देखो 0.8 टू दी पावर एन इक्वल टू 0.3, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे ना कि 0.8 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाएगा। तो ये देखो 2 3 4 5 6, तो ये देखो सिक्स में एन जब मेरा 6 हुआ तो कितना आया, एन जब मेरा 6 हुआ तो मेरा आंसर आया 0.262144, और एन जब मेरा 5 था तब कितना आया था, यहाँ पर ना मुझे दिख जाएगा, ये देखो 0.32768, 0.32768, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, 0.3 चाहिए। तो अगर हम 5 लेते हैं इनका वैल्यू तो मेरा 3 से ज्यादा आ रहा है, अगर हम 6 लेंगे तो मेरा 3 से कम आ रहा है। तो मुझे क्या लेना चाहिए, इन दोनों के बीच का वैल्यू लेना चाहिए जो मेरा एन होगा। तो 5 और 6 के बीच का वैल्यू मेरा एन होगा। देखते हैं क्या मेरे पास कोई ऑप्शन ऐसा है जहां पर 5 और 6 के बीच का वैल्यू है, चलो देखते हैं। वो 5 और 6 के बीच का वैल्यू, ये तो 5 है, 5 लेने से ज्यादा आ जाएगा, ये तो 5.4 है और ये 4.5 है, और ये नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच का वैल्यू क्या होगा, तो 5 और 6 के बीच का वैल्यू 5 तो नहीं होगा, ठीक है। 4.5 भी नहीं होगा, क्योंकि 4.5 तो लेस देन 5 हो गया, तो या तो 5.4, हाँ बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, 5.4 मैम। 5.4, ठीक है। नन ऑफ दिस भी है, लेकिन मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोला था इस चैप्टर को करते वक्त कि जब तक हमें कुछ ना कुछ आंसर मिले तब तक हमें वो लेते जाना है, और अगर एकदम ही मैच ना हो तभी हमें नन ऑफ दिस पे जाना है, अदरवाइज हमें नन ऑफ दिस पे नहीं जाना है। तो ये 5.4 हो जाएगा, तो हमें तो अगर टी चाहिए था। हाँ बोलो। हाँ नियर बाय हो गया हो तो उसको भी ले सकते हैं हम। हाँ नियर बाई हो जाएगा तो उसको ले सकते हैं। अब मुझे तो समय चाहिए था ना, टी, एन का मतलब तो नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है, क्या यही मेरा टी होगा, बिल्कुल, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, क्योंकि ईयरली जो है डिप्रिशिएशन लग रहा है, तो हर बार डिप्रिशिएशन साल में एक बार लगता है, ठीक है। मेरा एन कितना आया है, मेरा एन आ रहा है अगर हम लोग आंसर के हिसाब से चले तो 5.4, और टी, टी जो है वो टी रखेंगे तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.4 बाई 1, तो ये 5.4 ही होगा। तो मुझे एक्चुअली एन नहीं पूछा था, मुझे पूछा था टी, समय कितना है। तो बाई चांस टी और एन यहाँ पर सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम जो है वो 1 है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो टी
टी का वैल्यू भी मेरा 5.4 आ जाएगा, तो मुझे टी पूछा है। भले ही मेरा एन और टी का आंसर सेम आ रहा हो, बट ये कंसेप्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए। अब डिप्रिशिएशन कैसे लगता है पता है, ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देख के कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने बोला ना 1 लाख का एसेट है, ठीक है। अब इस पे डिप्रिशिएशन कितना लगाने के लिए बोला है, 20,000 करके हर साल। तो 1 लाख पे 20% लगाएंगे, सॉरी 20,000 बोल रहे, 20% करके हर साल। तो अगर 1 लाख पे 20% लगाएंगे पहला बार, कितना हो जाएगा, 80,000। 20,000। हाँ, तो बचेगा 80,000। फिर ये 80,000 पे 20% लगाएंगे, कितना होगा, 16। 60,000। बचेगा कितना, 64। फिर इस पे 20% लगाएंगे तो कितना होगा, उसे भी करके दो, 12,800। 51,200। अब इस पे भी 20% लगाएंगे। कब तक लगाएंगे, जब तक मुझे 30,000 नहीं मिल जाता है, क्योंकि बचा हुआ वैल्यू कितना होना चाहिए, 30,000, तब तक हम लगाते जाएंगे, ठीक है। तो 10,240, तो फिर कितना हो जाएगा, 0,6,9,0,4, इतना हो गया। अब इस पे भी लगाएंगे 40,960 इंटू 20%, तो 8,192, तो देखते कितना आएगा, 32,768। मतलब और एक बार लगाएंगे, देखो कितना बार हो गया, एक बार, ठीक है, ये एक, फिर ये एक बार और, एक बार और, कितना बार डिप्रिशिएशन लगा, हमें कितना बार लगाने के लिए बोला है, 5.4 ईयर्स लगेगा। तो कितना साल हो गया, 1 2 3 4 5, 5 साल हम लोगों ने लगा लिया है, और 0.4, मतलब जैसे ही इस पे 20% लगाएंगे ना, ये 30,000 से इसका मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा साल लगाना ही नहीं है। 6,554, तो ये माइनस करके देख लो, 32,768 माइनस 6,554, तो ये हो जाएगा 26,214, ठीक है। लेकिन मुझे कितना चाहिए था, पांच, ये मुझे चाहिए था 5.4 ईयर्स में, जो है 30,000। अब ये ना 6 साल हो जा रहा है, इसी वजह से मेरा 30,000 से कम दिख रहा है। तो मुझे क्या लगाना चाहिए, मुझे इसका मतलब इस पे कितना डिप्रिशिएशन लगाने से ये 30,000 हो जाएगा, 2,768 लगाने से ये 30,000 हो जाएगा। अब ये 2,768 जो है, ये कितने टाइम के लिए लगाने से होगा, इसका मतलब 0.4 ईयर्स लगाने के लिए होगा। तो ये जरूरी नहीं कैलकुलेट करना, बट ये माइनस क्यों हुआ उस कंसेप्ट को बताने के लिए मैंने किया, कि यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट जो डिप्रिशिएशन है वो इंटरेस्ट की तरह ऐड तो नहीं होता है ना, अगर ऐड होता तो वन में वो ऐड हो जाता, क्योंकि ये माइनस का कंसेप्ट है, तो माइनस, क्योंकि माइनस वाला कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। बट डिप्रिशिएशन क्योंकि कॉमर्शियल क्वेश्चन है ना, तो कॉमर्स का चीज रहेगा कि डिप्रिशिएशन लगा है तो फिर माइनस आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस आई हमें नहीं करना है, तो इस तरीके से होगा। तो इससे पता चल रहा है 5.4 जो है ये हम लोग का आंसर होना चाहिए। अच्छा, अब ये फिफ्थ नंबर वाला देखते हैं, फिफ्थ नंबर वाले में क्या बोला है। इसमें बोला है कि इफ ए 1,000, ए मतलब एनुअल अमाउंट इन 2 ईयर्स, और आर 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, देन प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल कितना होगा, और क्या बताया है प्रिंसिपल के साथ, ए 1,000, एन जो है वो 2 ईयर्स बोला है, लेकिन एन का मतलब ईयर्स नहीं होता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है, जो भी हो, यहाँ पर एन 2 ईयर्स, यानी एन यहाँ पर समय बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आर 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, 6% पर एनम, लेकिन पेबल हाफ ईयरली है, मतलब 3-3% करके एक साल में मिलेगा, ठीक है। अगर एक साल का इन्वेस्टमेंट हुआ तो 6% मिलेगा एक साल में, लेकिन कैसे मिलेगा, 3-3% करके मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। कितने साल का इन्वेस्टमेंट है, 2 साल का है। नॉर्मली टी तो 2 ईयर डिनोट करना चाहिए था, बट यहाँ पर जैसे लिखा हम लोग वैसे मान के करेंगे, हमें प्रिंसिपल पूछ रखा है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट हम लोग का 2 साल का होगा। मैंने यहाँ पर ड्रॉ एक ही साल का किया है, इसको एक्चुअली मुझे और एक साल बढ़ा लेना चाहिए, फिर 6 मंथ 3-3% करके, और ये अमाउंट बन जाएगा 1,000।
ठीक है, अब चेक करते हैं। प्रिंसिपल पूछा है तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। पी है, ओ पी तो नहीं पता, ए पता है, ए लिखेंगे 1000। 1 + i 3% टू दी पावर n। अब n कितना हो जाएगा, n हमें निकालना पड़ेगा। देखो एक्चुअली ये ना t दिया हुआ है, लेकिन 2 इयर्स बोला है, हम लोग अपने हिसाब से n निकालेंगे, नहीं तो आंसर नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, क्योंकि कन्वर्जन पर एनम और टी समय अलग होता है, तो यहाँ पर टी 2 इयर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि सेमी एनुअली है तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो फिर एन का वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा। बेसिकली ये मुझे टी बताना चाहिए था, मतलब उन लोगों को टी बोलना चाहिए था, तब जाके सही होता है। लेकिन हमें तो पता है क्या क्या चेंजेस है, तो हम लोग अपने हिसाब से करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 3 / 100, 4 टाइम्स 2 3 4, तो 1000 इक्वल टू पी इंटू 1.1255088 1। ये सब ना लिखने का जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे तो ये करना है, 1000 डिवाइडेड बाय ये करना है। तो ये अगर मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है, तो इस लाइन के बाद डायरेक्ट हम लोग आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कैलकुलेटर पे इस डेटा को मेमोरी प्लस कर लेंगे। पहले मेमोरी में कुछ है तो उसे हटा देना है, मेमोरी प्लस कर लेंगे, ठीक है। और क्या करना है, 1000 डिवाइडेड बाय ये वाला डेटा, तो अब लिखेंगे कैलकुलेटर पे 1000 डिवाइडेड बाय मेमोरी, रिकॉल करेंगे तो वो डेटा दिख जाएगा जो कि है 1.12, और फिर इक्वल कर देंगे तो 888.48। तो डायरेक्टली हम लोग इसको कर सकते, डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा ना, तो फिर हम लोग को टाइम मेंटेन करना पड़ेगा 2 घंटे के अंदर। तो ये हो जाएगा हम लोग का 888.48। तो इसके बाद डायरेक्टली ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये पूरा चीज ही ना कैलकुलेटर पे हो जाता है, बस प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो 888 आ रहा है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 688 तो होगा नहीं, 885, तो ये 885 तो 888 से ज्यादा हो गया, 800 भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस होना चाहिए। फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर मेरा होना चाहिए नन ऑफ दिस। तो ये वाला आंसर ना मुझे, मेरे पास दिख नहीं रहा है, मैंने यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सरसाइज बी का, एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी आंसर मेरे पास लिखा हुआ है कि कौन सा क्या है, ये वाला बाई चांस नहीं दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर एक बार चेक कर। कितना पूछ रहे हैं, ये रहा 4 बी का ए बोला है, 5 का ए, 4 बी का 5 ए। अब गलत हुआ, अच्छा हुआ, देखिए 4 बी का 5 ए। हमेशा आंसर सही है ऐसा बात नहीं, बट ये वाला है मुझे जितना याद है, क्योंकि कुछ अगर रॉन्ग है तो मुझे याद रहता है नहीं। देख लेते हैं। 5 का आंसर बोला है ए होगा, 688 होना चाहिए। अच्छा इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया, 688 होना चाहिए। ए 1000 है, आज 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। ठीक है, तो 3% 3% करके देन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1000। अच्छा देख लेते हैं कहीं मुझसे गलत कैलकुलेशन तो नहीं हो गया। इंटू 2 3 4, 1.120881। 1000 डिवाइडेड बाई, लिख के कर लेते एक बार, 1000 डिवाइडेड बाई 1.12550881, 888 आ रहा है, फिर से 888 ही आ रहा है। 688 तो नहीं आ रहा। अच्छा आंसर सही है कि नहीं हम चेक करते हैं। अगर मेरा 688 ही हुआ तो 688 रुपीज पे 1 + 3% 4 बार लगाने से मेरा 1000 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 2 3 4 इंटू 688,
नहीं आ रहा है, 774 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये वाला शायद गलत है। ठीक है, हम एक बार ना इसे देख लेंगे, मुझे भी याद तो भी नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है ये डी होगा। ठीक है, मेरे पास दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है ये गलत है, ये डी होगा। 688 तो मेरा नहीं आ रहा है, लग रहा है, बट हम कंफर्म नहीं हो पा रहे क्योंकि मुझे याद नहीं है। ये शायद ये एन से कंफ्यूजन है। अच्छा, एन क्या मुझे टू बोल दिया है, वो गलती से ईयर लिख दिया है, चलो देखते हैं, वो भी हो सकता है। 3/100 प्लस वन, ये अगर टू टाइम्स मल्टीप्लाई होता है इंटू, इंटू तो नहीं होगा, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई, ये 1000 डिवाइडेड बाई 1.0609 लिख लेते हैं, 1.0609, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1.06, 1000 डिवाइडेड बाई 1.0609, तब भी तो 942 आ रहा है। अगर ये गलती से 2 इयर्स की जगह टू होना चाहिए था, तब भी नहीं हो रहा है, मतलब आंसर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। नहीं, नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ना ये इतना ही होगा, मुझे जितना लग रहा है। ठीक है, फिर भी हम इस पे एक स्टार लगा के रख देते हैं, ये देख लेंगे नेक्स्ट दिन, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, फिलहाल याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कि इसमें कोई आंसर गलत था या फिर मेरे से कोई गलती हुआ है, तो मैंने स्टार लगा लिया, नेक्स्ट दिन हम लोग देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2%, तो जो पॉपुलेशन है टाउन का, वो हर साल कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, वो हर साल 2% से इंक्रीज हो रहा है, बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ठीक है, बिगिनिंग में जो था उससे 2% इंक्रीज हो रहा है हर साल। द नंबर ऑफ ईयर्स बाई विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%, कितने समय पे इंक्रीमेंट 40% हो जाएगा, ये पूछा है। तो जो भी पॉपुलेशन है वो 2% रेट पे बढ़ रहा है, 2% पर एनम, हर साल मतलब पर एनम। तो अगर 100 लोग थे शुरुआत पे, तो एक साल के एंड पे कितने हो जाने चाहिए, 40% का इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब 140 जन हो जाने चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है कि अगर 2% करके हर साल इंक्रीज हो रहा है तो कितने साल में 140 हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो अगर ये पी है प्रिंसिपल, इसका मतलब ये अमाउंट, ये एंड में इतना वैल्यू हो जाना चाहिए, और इंक्रीमेंट रेट अगर 2% करके है तो कितने समय पे ये हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर एन। और पॉपुलेशन भी ना कंपाउंडेड होता है, कि पहले इतने लोग थे, इतने बढ़ गए, फिर उस पे और कितने लोग बढ़े। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10,000 लोग थे, 100 लोग बढ़े, फिर 10,000 लोग पे कितने बढ़े, ऐसे नहीं, पहले 10,000 थे, अब 100 लोग बढ़ गए, तो 10,100, 10,100 पे कितने बढ़े, इस तरीके से होता है। तो यहाँ भी कंपाउंड वाला फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, तो 140 होना चाहिए 100 पे, तो फिर आई है 2%, और एन जो है ये रखेंगे, एन ही तो हमें निकालना पड़ेगा, मतलब हमें टी निकालना पड़ेगा बेसिकली, कि कितने समय पे ये हो सकता है। तो 1.02 टू दी पावर एन, तो ये हो जाएगा मेरा 140 बाई, ये हो जाएगा 1.4 इक्वल टू 1.02 टू दी पावर एन। अब यहाँ पर भी हम लोग ट्रायल एरर करेंगे कि 1.02 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1.4 होता है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये देखो 17, एन जब 17 हुआ तो मेरा 1.400 समथिंग आ रहा है, और एक बार 18 करके देखते हैं। 18 अगर कर लेते हैं तो 1.42, मतलब ज्यादा आ गया। तो 17 ही मेरा ठीक है, कि 17 अगर हुआ, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है 17 से, बट आसपास आ जा रहा है। तो 18 से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, 16 में कम हो रहा है, तो मेरा 17 होना चाहिए। अब देखते हैं कि एन मतलब मेरा आंसर 17 है कि नहीं है कहीं पर भी। तो हाँ है, 17 ईयर एंड अप्रोक्स, तो इसका मतलब मेरा यही वाला आंसर होगा, बोल भी दिया है 17 ईयर एंड अप्रोक्स। अब ये भी ना मेरा टी का ही आंसर है, लेकिन यहाँ पर भी तो वही सेम केस है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो हर बार कितने दिन में पॉपुलेशन काउंट होता है, एक साल में। ठीक है, अब एन मुझे पता चल गया है, एन है 17, तो मेरा टी कितना होगा, वही कैलकुलेट करके 17 ही हो जाएगा, इसलिए मेरा यही वाला आंसर हो जाएगा, जो एन है वही मेरा टी हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
The difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is 110.16. The principal is बोल रहा है कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस किसी एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है 6% पर एनम बेसिस पे 110.16 से प्रिंसिपल क्या होगा। मतलब क्या है कि हम लोगों ने 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, सिंपल इंटरेस्ट पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी। तो मैंने ये दो जगह पे 3 3 साल का बता दिया। ये मान लेते कंपाउंड इंटरेस्ट वाला स्कीम है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला स्कीम है। हमें बोला है कि प्रिंसिपल कितना होगा दोनों केसेस में। इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है 6% पर एनम, दोनों में ही वही है 6% पर एनम। ठीक है, अब इंटरेस्ट अमाउंट जो है, इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो दोनों केसेस में कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है 110.16। इंटरेस्ट अमाउंट का डिफरेंस मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा होता है नॉर्मली, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ही लिखेंगे, इतना होगा। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हम लोग का हो रहा है 110.16। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है तो हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार हटाते हैं, इसके नीचे नीचे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, आई इक्वल टू पी आर टी करके। ठीक है, तो आई पी पी रहेगा, पता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कितना है, ये हो जाएगा 6%। ठीक है, और टी जो है ये 3 साल हो जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 into 6%, 0.18 पी। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ए पी कितना हो जाएगा, पी है हम लोग का, पी रहेगा आई एडजस्टेड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर कंपाउंडिंग कैसे होगा वो देख लेते हैं। ये भी शायद ईयरली बोला है, हाँ इसमें कोई चेंजेस तो बोला नहीं है, 6% पर एनम करके ही बोला है। 6% पर एनम, कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोला है तो एनुअली। ठीक है, तो 3 साल में 3 बार हो जाएगा, तो एन का वैल्यू मेरा 3, 2 3। तो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट कैसे होता है ए माइनस पी करके। ठीक है, तो ए कितना आया पी इंटू 1.911016 माइनस पी। तो 1 माइनस हो रहा है बेसिकली, तो ये माइनस होने से हो जाएगा इतना 0.191016 पी। ठीक है, अब ये दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, तो अब डिफरेंस कैसे निकले, सिंपल माइनस कंपाउंड की कंपाउंड माइनस सिंपल। कभी कभी सिंपल में भी ज्यादा होता है, जैसे हम लोगों ने इफेक्टिव रेट एक क्वेश्चन देखा ना कंपेयर करने वाला, लेकिन यहाँ दिख रहा है ये 0.18 है, ये 0.19 समथिंग है, तो मुझे कंपाउंड माइनस सिंपल ही लिखना चाहिए, जो कि मुझे गिवन है 110.16 है। तो कंपाउंड हो गया 0.191016 पी माइनस 0.10 पी। $110.16, therefore P equal to 110.16 divided by 0.091016, तो ये आ जाएगा 1। अच्छा ये 8 है, देखो मैंने खुद ही इसको 10 लिख दिया है, गलत हो गया ना, कोई बात नहीं फिर से कर लेती हूँ। 0.191016 माइनस 0.18, तो ये आ जाएगा 0.011016।
10,000, तो 10,000 रुपए पे ये इन्वेस्टमेंट होने से ऐसा होगा। तो P 10,000 हो जाएगा। तो आंसर देखते हैं, P 10,000 होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन डी। अच्छा, 8th नंबर, द यूजफुल लाइफ ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years। तो मशीन का लाइफ है 10 years, मतलब टी लिख दिया मैंने 10। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला है, कॉस्ट है 10,000, मशीन का कॉस्ट यानी प्रिंसिपल वैल्यू हो गया मेरा 10,000, कॉस्ट मतलब जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज 10% पर एनम। तो जो मेरा आई है वो है 10% पर एनम। हर साल अगर 10% करके लगेगा तो एडजस्टेड इंटरेस्ट भी 10 ही रहेगा। स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, मतलब ए, ठीक है, कि वैल्यू मेरा कितना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू वन, माइनस करना है डिप्रिशिएशन में, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। तो ए हो जाएगा, पी कितना है 10,000, वन माइनस 10% टू दी पावर 10। तो अब देखते हैं कितना होगा। टेन डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया -1। हम बाद में करें इसलिए नेगेटिव दिख रहा है, इसको प्लस माइनस यूज करके पॉजिटिव कर लेंगे। ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10,000, 3486.78, ये आ जाएगा ए। ठीक है, तो यही पूछा था, देखते हैं। 3486.78, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9th वाला। The effective rate of interest corresponding a nominal rate of 7% per annum convertible quarterly। ठीक है, अगर नॉर्मल देखा जाए तो 7% पर एनम है। ठीक है, लेकिन मिलेगा कैसे, क्वार्टरली, मतलब एक साल में 3 मंथ्स में एक बार, फिर 3 मंथ्स में एक बार, फिर 3 मंथ्स में एक बार, फिर 3 मंथ्स में एक बार, 4 बार मिलेगा। इफेक्टिव रेट निकालने, तो ई इक्वल टू 1 + i होल टू दी पावर n -1, इससे निकालेंगे, क्योंकि ये सब डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एडजस्टेड इंटरेस्ट 7% बाई 4 करना पड़ेगा, 1.75। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 4 हो जाएगा। एक साल का है इन्वेस्टमेंट, एक साल में 4 बार, तो ये 4 हो गया -1, और ये आ जाएगा मेरा परसेंटेज। 1.75 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू 234 -1 इंटू 100, तो 7.18%, 7.18%। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.18, मतलब ऑप्शन डी। 10th नंबर, the compound interest on 16,000 for 1.5 year at 10% per annum payable half yearly। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 16,000 पे, तो P है 16,000, इस पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पेबल 1.5 year, तो ये मान लेते हैं 1 year है और ये हाफ ईयर है एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, अब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, पेबल हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ्स में एक बार, फिर 6 मंथ्स में एक बार, तो ये तो खुद ही 6 मंथ्स है हाफ ईयर का मतलब, तो कंपाउंडिंग 3 बार हो जाएगा। एन इक्वल टू निकालेंगे तो पता चलेगा नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। लास्ट क्लास में ऐसा 3 क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, सेम ऐसा ही था। टी हो गया 1.5 year, तो 1 and 1/2, नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 बार होगा, सेमी एनुअली है, तो 3/2 इंटू 2 यानी 3 बार हो जाएगा। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ठीक है, तो p है 16,000, 1 + i कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट मैंने नोट डाउन नहीं किया, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। तो ये पूरे एक साल में कितना करके मिलता है, 10% पर एनम, लेकिन जब 6 6 महीने में मिलेगा तो 5 5% करके मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5% और टू दी पावर 3, तो 5/100 + 1 2 3 इंटू
16,000, 18,522 हमें बोला था इंटरेस्ट। तो 18,522 माइनस 16,000, 2,522, 2,522, तो 2,522 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट 11 नंबर, the compound interest on 40,000 at 10% per annum for 1 year when the interest is payable quarterly। ठीक है, तो क्वार्टरली एक साल में पे होगा, तो एक साल में 4 क्वार्टर आता है, तो कितना बार पे हो जाएगा? एक बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार। मतलब ये 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार। तो एन हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, मतलब एन हो गया टी यानी 1, और ये 4, ये 4 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को बोला है 40,000 पे, और इंटरेस्ट रेट कितना बोला है? 10% पर एनम। तो फिर एडजस्टेड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% बाई 4, 4 बार में मिलेगा, तो ये 2.5% हो जाएगा क्वार्टरली। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। 40,000 2.5% टू दी पावर 4, देखते हैं कितना। 234 इंटू 40,000, तो ये आ रहा है 44,152.51। अच्छा, हम लोग को बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? माइनस 40,000, 4152.5, सी, ऑप्शन सी के साथ ये मैच हुआ है, 4152.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम कितना होगा? अच्छा, तो हमें दोनों तरीके से इंटरेस्ट निकाल लेना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? P इंटू आर इंटू टी। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? A माइनस पी करके, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कितने रुपए पे बोला है? यहाँ पर बोल दिया है, ये हो जाएगा P जो है हम लोगों का 2,400 फॉर 2%, 5% पर एनम, 2,400 5% फॉर 2 years। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 100 कैंसिल, तो 10 to 40 हो जाएगा ये वाला। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? ए मतलब पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस पी, ठीक है। तो पी कितना है? पी है हम लोग का 24,001। आई कितना हो जाएगा? क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली है, कुछ नहीं बोला है, तो एनुअली 5% पर एनम, यहाँ भी एनुअली मिलेगा, एक साल में एक बार, तो ये 5% ही रहेगा। अगर एक साल में एक बार होगा तो 2 साल में 2 बार होगा, तो एन मेरा यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब सीधा बात है, यहाँ पर एन मेरा कैसे निकला? एन हो जाएगा 3 टू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो कन्वर्जन एक साल में कितना बार होगा? क्योंकि मेरा जो है देने का सिस्टम एनुअली है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है कंपाउंडिंग कैसे, तो 2 साल में 2 बार होगा। अगर साल में एक बार है तो 2 साल में मेरा 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अच्छा, माइनस पी लिखना पड़ेगा, मतलब 2,400। तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो आ रहा है 5/100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू इंटू 2,400 माइनस 2,400, तो 246 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने बोला था, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 रुपीज, ठीक है। तो डिफरेंस अगर 6 रुपीज हो गया, तो ऑप्शन कौन सा है देखते हैं, डी। इसमें भी ऑप्शन हम लोग का डी होगा। इसके बाद इसमें बोला है द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1,000 आर 39.4 एंड 19.4 रेस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। हमें बोला है कि बर्थ जो है एनुअली जितने लोग, मतलब जितने लोगों का जन्म होता है और जितने लोगों का डेथ होता है,
वो उसका रेट 1000 लोगों में अगर देखा जाए तो 39.4 जन्म लेने वालों का और मरने वालों का 19.4 है। द नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल में इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल, कितने साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, एज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन इज, मतलब ना तो इस जगह पे बाहर से कोई लोग आएंगे, ना तो इस जगह पे जगह से लोग बाहर कहीं जाएंगे, मतलब ना तो कोई आने वाला है दूसरी जगह से, ना तो ये लोग दूसरे जगह पे जाएंगे, ना तो मतलब किसी का ट्रांसफर ना तो होगा, ना कोई ट्रांसफर होके आएगा, तो उसे बोलते हैं इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेट होने का मतलब है बाहर से अगर हमारे देश में लोग आ रहे हैं तो इमिग्रेशन, और हमारे देश से जा रहे हैं तो इमिग्रेशन। ठीक है, तो ऐसा अगर कुछ नहीं है तो कितने साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, अगर जीने मरने का ये रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब हमें ऐसा दिया हुआ है। बर्थ होने का मतलब है कि पॉपुलेशन में प्लस हो जाना, और डेथ होने का मतलब है कि पॉपुलेशन में माइनस हो जाना, और ये दोनों का जो नेट आएगा उसे ही हम लोग बोलेंगे नेट। नेट क्या आ सकता है, नेट इंक्रीज भी आ सकता है, नेट जो है वो डिक्रीज भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि क्या होगा। अगर लोग ज्यादा जन्म ले रहे हैं और मर कम रहे हैं तो फिर नेट इंक्रीज होगा, और अगर लोग ज्यादा मर रहे हैं और कम पैदा हो रहे हैं तो उसमें नेट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर 100 लोग जन्मे और मान लो मतलब पहले से पॉपुलेशन था 100 लोग जन्मे और ज्यादा लोग का डेथ हो गया, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, नेट डिक्रीज। और अगर ऐसा हुआ 100 लोग जन्मे और 5 लोग मरे, ठीक है, तो फिर नेट इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कब मेरा इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे बोला है कि 1000 लोगों पे रेट है 39.4, 1000 लोगों का रेट है 19.4, ये है डेथ का रेट। नॉर्मली डेथ ही कम होता है, ठीक है, और ये हो गया बर्थ का रेट। ठीक है, तो इसका मतलब नेट कितना हो जाएगा, नेट हो गया मेरा 20.00। ठीक है, 20.00 हो गया, 1000 लोगों में ये आ रहा है। अच्छा, अब रेट फिर कितना बना, रेट कितना हो जाएगा, 20 हो गया है मेरा नेट वैल्यू आउट ऑफ 1000, इंटू 100 करने से मुझे परसेंटेज पता चल जाएगा, जो कि है मेरा 2%। ठीक है, आउट ऑफ 1000 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1000 पे बोला था, तो रेट हम लोगों का हो गया है 2%। अब हमें अगर 2% हमारा नेट वैल्यू है तो हम लोग का पॉपुलेशन डबल कितने दिनों में हो जाएगा, तो ये टू दी पावर, अब ये देखो ये नेट मेरा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये नेट क्या है, इंक्रीज, क्योंकि 39.4 जो है लोगों का जन्म हो रहा है, 19.4 लोग अगर मर रहे हैं फिर भी मेरा पॉपुलेशन बना हुआ है, मतलब मेरा नेट करेंगे तो इंक्रीज हुआ, मतलब आंसर मेरा पॉजिटिव ही आया, लोग बचे हुए हैं, मतलब पैदा ज्यादा हुए हैं मर कम रहे हैं, इसलिए नेट इंक्रीज ही हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट 2% हो गया। अब मुझे बोला है पॉपुलेशन डबल हो जाना चाहिए कितने सालों में, तो 2x। अगर मुझे बोला है कि पॉपुलेशन कितने सालों में डबल हो जाएगा, अगर x था तो कितने टाइम पे डबल हो जाएगा ये पूछा है, तो x 2x हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट 2%। अब कितने टाइम में होगा, तो एन पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2 हो गया, दोनों साइड से x हटा देंगे तो 1.02 टू दी पावर n। अगेन हम लोग जो है क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर करेंगे। 1.02 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 2 होता है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। देखो 35 जब हो रहा है ना एन का वैल्यू, तब कितना आ रहा है वो नोट डाउन करते हैं, करीब करीब 2 आ गया है, तो 36 होने से 2 को क्रॉस कर गया, 2.03988, मतलब बोल सकते 35 और 36 के बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए। तो फिर आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर जो n है वही t होगा, क्योंकि हमें तो t पूछा है ना, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो कितने एक एक सालों का कन्वर्जन देखा जा रहा है, तो t, तो जो मेरा n होगा वही मेरा t हो जाएगा, क्योंकि t इंटू 1 यानी t होता है n और t बराबर होगा। अब देखते कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है, तो ऑप्शन में 35 है, 30 है, 25 है, नन ऑफ दिस है, तो 30 25 तो नहीं होगा, तो इसका मतलब नियरेस्ट आंसर 35 है, तो हम लोग ए दे सकते हैं, क्योंकि 1.99 का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल हमें ये 2 आंसर दे रहा है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन 14th नंबर, इस पे देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 मंथ्स एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। 12% पर एनम करके इंटरेस्ट है, लेकिन पेबल क्वार्टरली है 6 मंथ्स का, तो मान लेते हैं ये मेरा कैसा है,
ये मेरा पूरा 1 ईयर लिख देते हैं, ठीक है, 1 ईयर। और यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है 12% पर एनम करके। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट कितने समय का है, मेरा इन्वेस्टमेंट है सिर्फ इतने समय का, मेरा इन्वेस्टमेंट 6 मंथ्स का है। 6 मंथ्स में मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा क्वार्टरली है, कंपाउंडेड, तो फिर 3 मंथ्स में एक बार मिलेगा, फिर 3 मंथ्स में एक बार मिलेगा, ठीक है। तो मेरा 3 मंथ्स में एक बार, 3 मंथ्स में एक बार मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है 4,000 रुपए, ऐसा बोला था, ठीक है। और 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट है, 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + I होल टू दी पावर n। ए नहीं पता, पी 4,000, आई जो है वो कितना हो जाएगा, अगर 12% पूरे साल में है, ठीक है, तो एक एक क्वार्टर में यानी डिवाइडेड बाय 4 करने से पता चल जाएगा 3% करके हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा, एन इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो समय कितना है, 6 मंथ्स का हमारा इन्वेस्टमेंट है। समय को हमेशा ईयर में दिखाना है तो 6/12 दिखाएंगे। नंबर ऑफ कन्वर्जन एक साल में 4 बार है, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2 बार। वैसे भी देखो ड्रॉ में भी दिख रहा है 2 ही बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ड्रॉ समझ में आए तो फॉर्मूले का जरूरत भी नहीं होता है। तो 3/100 + 1 इंटू इक्वल टू इंटू 4,000। तो ये हो गया 4243.6। हम लोग को पूछा था इंटरेस्ट कितना होगा, 4243.6 माइनस 4,000 यानी 243.6। ये आना चाहिए मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट। देखते हैं कौन सा है, 243.60। ये देखो यहाँ 243 भी है, 243.60 भी है, तो इसका मतलब मुझे यही वाला लेना चाहिए जो ज्यादा मैच हो रहा है, जो नियरेस्ट आंसर है वो लेना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए के साथ हमारा ये वाला मैच हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो था हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एन्युइटी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट के बिना एन्युइटी समझ पाना मुश्किल होता है, तो ये अच्छे से करना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो आसान होता है। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है।